हाय गाइस, आज का जो एपिसोड हमने कवर किया है वो एक स्पेशल डिजीज पे है जिसका नाम है थैलेसीमिया स्कल। इसके बारे में आपको डिटेल में हमारी जो आज की गेस्ट है काजल सचदेव जी, वो आपको इन्फॉर्मेशन देगी। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके पास ऐसा कोई भी पेशेंट आपके नॉलेज में हो या आप कभी ऐसे किसी से टकराए तो आप प्लीज उनके लिए आप सजेस्ट कीजिए हमारी गेस्ट का नंबर, कांटेक्ट नंबर, उनकी फाउंडेशन, हम सब कुछ मेंशन करने वाले हैं और आप उनकी सपोर्ट कीजिए। हेलो मैम, वेलकम टू द स्टोरीज ऑफ इंडिया। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, और लेकिन जो आपने डिजीज जो आप अपने एनजीओ के थ्रू करती हैं उसके बारे में आज यहाँ एनजीओ में आकर मुझे पता चला है कि ऐसा भी कुछ होता है। और जो मैंने देखा आपके यहाँ, वो देखकर मुझे समझ में आया कि मेरे जैसे शायद बहुत से लोग हैं जिन्हें नहीं पता कि सच काइंड ऑफ डिजीज भी है जिनके ट्रीटमेंट्स यहाँ होते हैं, या ऐसी एनजीओज हैं जो उनके लिए काम करती है। मैम, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि आपका बचपन कैसा रहा। नमस्ते, मैं हूँ कोई अपना साहूकाश फाउंडेशन से काजल सचदेव। और हमारे इस सेंटर का, इस एनजीओ का शॉर्ट फॉर्म जो है वो काश है। काश का मतलब KASH, कोई अपना सा हो। तो जिन लोगों का कोई नहीं है, जिन बच्चों के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और उनको साथ देने वाला कोई नहीं है, उन परिवारों के लिए कोई अपना सा हो है। तो मेरे बचपन के बारे में आप पूछेंगे तो बचपन में मैं बहुत चुलबुली और बहुत बदमाश हुआ करती थी, और अभी भी हूँ, ऐसा नहीं है। मैं बहुत फ़नी हूँ और हंसते हंसते मैं दूसरों को भी प्रेरित करती हूँ कि खूब हंसिए, ज़िंदगी में खूब एंजॉय कीजिए। और किसी भी मुसीबत का सामना जो है वो आई तो है, उसे करना है और करके हमें डट के उसको जीत को दिखाना है। तो बस ये है। और बचपन से चुलबुली थी, अभी तक भी वैसी हूँ और हमेशा भी रहूँगी। और ऐसे ही छोटे से शहर से थी मैं, रायपुर में बाद में शादी हुई, और ये चीज़ें मुझे सामना करना पड़ा लाइफ में जो आप देख रहे हैं। जी, आपको बचपन से हर बच्चे का एक एम रहता है ना कि मैं बड़ी होकर ये बनूंगी या ऐसा कुछ करूंगी, तो आपके माइंड में ऐसा था कुछ बचपन से? जिस प्रांत से मैं हूँ, तो जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मुझे बहुत लगता था कि मैं भी कुछ स्टेज पे एक दिन आगे बढ़ूँ, चढ़ूँ, और मैं भी कुछ अचीव करूँ लाइफ में। मतलब मेरा भी नाम होना चाहिए, मैं ऐसा चाहती थी कि मुझे भी इज्जत शोहरत मिलनी चाहिए। तो बट कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती थी, मैंने स्टेज पे भी काफ़ी परफॉर्म ये वो करती थी, बट इतना नाम कभी नहीं मिला जो मैंने दूसरे के दर्द को समेट करके जो मैंने इनाम पाए, और जो मैंने नाम पाया, और जो ये आज आप देख रहे हो। जी। और ये तो अभी कम है, आप पीछे देख रहे हो। इसके अलावा कुछ अभी मेरे घर में भी रखे हैं और कुछ मेरे फैक्ट्री के ऑफिस में भी रखे हैं अवार्ड्स। मुझे 100, 150, 200 से ज़्यादा अवार्ड मिल चुके हैं, और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपने दर्द को ही अपनी दवा बना लिया, और इस दवा से जो मुकाम हासिल हुआ वो ये है आपके सामने। जी, आपके एनजीओ की शुरुआत कैसे हुई मैम? मेरे एनजीओ की शुरुआत मेरे बेटे से हुई। मेरा बेटा सुरांश जो है वो आज तक मुझे ये कहता है कि मम्मा, आज आप जो कुछ हो वो मेरी वजह से हो। तो कभी कभी जो दर्द होता है वो भी दवा बन के सामने आ जाता है, और उस दर्द से भी हम कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। ये मैंने देखा है लाइफ में। जब स्ट्रगल आती है तो स्ट्रगल के बाद आप जैसे बोलते हैं ना कि ज्वालामुखी फूटता है, तो उसमें काफ़ी लोगों को नुकसान होता है, लेकिन उसके बाद जो लावा आता है उसमें काफ़ी फ़ायदा भी होता है। मिट्टी उपजाऊ होती है और बहुत सारी चीज़ें। वैसे ही मेरी ज़िंदगी में भी हुआ। मेरे बेटे को थैलेसीमिया 4-5 महीने का था, तब पता चला कि इसका ब्लड बन ही नहीं सकता। तो वहाँ से ये सफ़र चालू हुआ, और आज 26 साल का मेरा बेटा है जिसको मैं रेगुलर 15 दिन में ब्लड लगा रही हूँ। और मेरे बेटे के साथ साथ मेरे हज़ारों बेटे और बेटियां हैं जिनके साथ मैं उनको दर्द से डट कर मुकाबला करने की शिक्षा दे रही हूँ। जी, ये प्रोसेस आपको अपने बेटे के बारे में जब भी ये पता चला, ये इसका एक सर्टेन कोई एज होती है मैम इस डिजीज की, या ये कभी भी अपियर होता है? जी, ये जेनेटिक डिसीज़ है, आनुवंशिक बीमारी है। और ये बचपन से ही, जब बच्चा 4-5 महीने का होता है तब पता चलता है कि उसका जो फेटल चेन था वो टूट चुका है, और उसकी माँ का दिया हुआ खून उसको 4-5 महीने चला रहा था, और अब उसका खून नहीं बनेगा। जब पता चलता है एक पेरेंट्स को, माँ
बाप को पता चलता है या परिवार वालों को, तो वो टूट जाते हैं कि क्या ज़िंदगी भर हमारे बच्चे को ब्लड चढ़ता रहेगा। तो अब ऐसा नहीं है। अब हमारे समय पे तो ऑप्शन बहुत कम थे, लेकिन अभी काफ़ी अच्छे ऑप्शन आ गए हैं और बहुत सारे बच्चे ठीक हो चुके हैं और आगे भी अच्छे अच्छे ऑप्शन आएंगे, बड़ी बड़ी चीज़ें आ रही हैं। तो बस मेरे बच्चे की जर्नी ये थी कि वहाँ से 5 महीने से स्टार्ट हुआ उसका सफ़र और आज तक उसको ब्लड चढ़ रहा है। ओके, और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? इसका ट्रीटमेंट देखिए, बोन मैरो ट्रांसप्लांट इसका ट्रीटमेंट है वो, जो कि इस वक्त जो है वो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है और ये परमानेंट है। तो जितने भी जेनेटिक डिसीज़ हैं तो कई बार उनमें कुछ ऑप्शन होते हैं, कई नहीं, पर इसमें अच्छी बात ये है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट अगर भाई बहन का HLA यानी DNA अगर भाई बहन से या अपने माँ बाप से मैचिंग हो जाता है, ओन फैमिली से ही होता है, अगर मैच हो जाता है तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक 15-16 साल तक की उम्र में हम करा सकते हैं। मेरे बेटे का चले मैच हुआ नहीं तो इसलिए उसका ट्रांसप्लांट हो नहीं सका। बाहर के डोनर मिलते हैं, ऐसे बैंक्स हैं अभी तो कि जो डोनर दे सकती हैं, वो उनके पास रजिस्ट्री होती है काफ़ी लंबी चौड़ी। इंडिया के भी हैं, वर्ल्ड में बहुत सारे बोन मैरो बैंक्स हैं जो हमें मैचिंग प्रोवाइड कराते हैं और उससे फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो जाता है अदर डोनर से भी। और कुछ हाफ मैच भी आजकल जो है वो काफ़ी सक्सेस है, तो हाफ मैच ट्रांसप्लांट भी हो जाता है। हमारे समय में ये चीज़ें नहीं थी, जब हमारे लिए ये चीज़ आई, जब अभी 4 सालों से 5 सालों से कुछ ट्रांसप्लांट के अच्छे और एडवांस ट्रीटमेंट आ गए, ऑप्शन आ गए, तब मेरे बेटे की उम्र निकल चुकी थी। ये एक ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट जो होता है वो 15-16 साल तक के ही ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा, उसके बाद थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है, तो अब वो रिस्क जोन में कोई डालना चाहे बच्चे को, कोई नहीं डालना चाहे, ये पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। और काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है, तो खर्चा करना हर किसी के बस की बात नहीं है। जी। आप जैसे आपके बेटे की एज अब 25 है, ये उनके लिए एक लाइफ लॉन्ग जर्नी रहेगी? हाँ, ये अभी तो फ़िलहाल तो हम ऐसे ही कह सकते हैं, बट एक उम्मीद है हमारे पास, क्योंकि अभी जो है बहुत अच्छे अच्छे दवाइयाँ जो है मेडिकल साइंस ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है और अभी विदेश से कुछ ऐसी दवाइयाँ, कुछ ऐसे इंजेक्शन आने वाले हैं जिसमें इनकी फ्रीक्वेंसी ब्लड चढ़ाने की कम हो सकती है। ये उम्मीद तो बहुत है। अभी साल 2026 तक में कुछ ना कुछ मेडिसिन पे ट्रायल चल रहा है US में और UK में। तो हमारा दिन भर यही रहता है, NGO, सिर्फ हमारा NGO नहीं है बल्कि मुझे अपने बेटे को लेकर के भी जिज्ञासा रहती है कि क्या इलाज आए। तो मेरे बच्चे के बहाने मैं दूसरे के बच्चों का भी भला करना चाहती हूँ और जैसे ही आएगी डेफिनेटली हम उसको यूज़ करना चालू करेंगे। अभी ट्रायल बेस पे कुछ दवाइयाँ हैं, कोई 2nd स्टेज पे, कोई 3rd स्टेज पे, जैसे आ जाती हैं दवाइयाँ तो वैसे चालू हो जाएगा। एटलीस्ट और नहीं, परमानेंट ब्लड चढ़ना बंद हुआ नहीं हुआ, फ्रीक्वेंसी तो बढ़ जाएगी। अगर एक बच्चे को 15 दिन में ब्लड लग रहा है, अगर सोचिए वो 2 या 3 महीने में चढ़ेगा तो भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है। एक तो ब्लड की खपत कम हो जाएगी, दूसरा ब्लड चढ़ाने से जो इन्फेक्शन होते हैं, टाइम टेकिंग है ये, और एक इमोशनल जो है वो हम लोग वीक हो जाते हैं उस समय जब ब्लड चढ़ता है बच्चे को, ब्लड कई बार नहीं मिलता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। जी। जब आपने NGO स्टार्ट किया होगा मैम, जी। तो आपको काफी सारी चैलेंजेस भी आए होंगे, अप्स एंड डाउन्स भी काफी आपने देखा होगा। आप अपने बेटे को डील करते करते इतने सारे बच्चों को भी डील करना आपने चालू किया, तो आपको कभी ऐसा जोन लगा जहां आपको ऐसा लगा होगा कि मतलब बहुत मुश्किल है सब कुछ कर पाना? एक हाउसवाइफ से एक वर्किंग वुमन में तब्दील होना और बिना किसी आर्थिक सहायता के आगे बढ़ना, और ऊपर से एक पारिवारिक माहौल, जो जॉइंट फैमिली, ससुराल, ये सब चीज़ें जो थी मेरे लिए, मतलब स्टेप्स थे कि मैं कितने स्टेप चढ़ के ऊपर जाऊं और अपनी जीत को के पताका को लहराऊं। मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग टाइम था। पहले तो ये था कि हम जॉइंट फैमिली में थे तो मुझे डर लगता था कि मैं ज़्यादा बाहर जाऊंगी या लोग मेरे पास आएंगे तो पता नहीं घर में कैसा रिएक्शन होगा, और सब कई लोग ये बोलते थे कि अरे अपने बच्चे को तो देख ले, फिर दूसरों का ठेका लेने बैठी है, कई बार ऐसी बातें होती हैं। तो लेकिन मुझे ये लगता था कि मुझे करना है, बचपन से मेरा एक सपना था कि मुझे कुछ करना है। और मेरी माँ जो थी वो हमेशा मेरे लिए प्रेरणा बचपन से होती थी कि कुछ ऐसा कर कि भाई जिससे दुनिया तुझे याद रखे। और
पैसे वालों की, अमीरों की तो हर कोई मदद करता है, गरीब बच्चों की मदद करनी चाहिए। तो मैं अपनी माँ के जो बातें थी वो उनको बहुत एकदम दिल पे ले लेती थी, और मुझे कई बार लगता था कि हाँ, तो बड़ों के नक्शे कदम पे ही इंसान चलता है। और ऐसा करके अब तो मेरी माँ नहीं रही, पर उनकी कुछ शिक्षाएं मुझे याद हैं कि किसी का भला करके देखो, अच्छा लगेगा, और अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए होता है। तन के दो कपड़े और उसके अलावा एक खाना, और उसके अलावा कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। आपके मन की शांति उसी में रहती है जब आप कोई एक अच्छा काम कर लेते हो, अपनी चुनिंदा, अपनी मनपसंद वाला। तो बस मैंने भी ऐसे किया। चैलेंजेस मेरे पास बहुत थे, पैसे के लिए दिक्कत था कि क्या, कैसे, कहाँ से मैं चालू करूँ। और पहले तो मोबाइल नहीं होते थे, तो मैं जाती थी जब ट्रीटमेंट कराने अपने बच्चे का, मैं तो मेरे बेटे का ट्रीटमेंट बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल में दिल्ली जाती थी। वहाँ से सब मैं उनके प्रोटोकॉल जो थे वो फॉलो करती थी, बड़े बड़े डॉक्टरों के, उनसे बात करती थी और उनसे पूछती थी। पर टच वुड, मुझे जिसने मेरी बात सुनी और जिसने मेरे बातों को समझा, उस इंसान ने मेरा साथ दिया। यूँ कहो कि प्रकृति ने मेरा साथ दिया। और कुछ टाइम जो है ये बच्चे मेरे पास आते रहे कि दीदी आपको बहुत अच्छा नॉलेज है और आप मदद कर सकते हो, ब्लड के लिए मदद की। और जब मैं डॉक्टरों के यहाँ जाती थी तो मुझे कोई ना कोई बच्चे मिल जाते थे जिनकी कहानी सुनती थी तो बड़ा दुख होता था। और किसी को आर्थिक कमजोरी, किसी की दवाइयाँ नहीं मिलना, किसी को ब्लड नहीं मिलना, बहुत सारी ऐसी शिकायतें उनकी होती थी। मुझे लगता था कि मैं इतना दर्द झेल रही हूँ और मैं ही मतलब पढ़ी लिखी होकर के भी मैं इस चीज़ को कैसे मैनेज कर पा रही हूँ। मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था ब्लड चढ़ाना और ये सब चीज़ें। तो ये लोग जिनके पास कोई साधन नहीं है वो बेचारे कैसे मैनेज करते होंगे। तो धीरे धीरे व्हाट्सएप आया, फिर ऐसे ही ग्रुप बनता चला गया। घर आने लगे मेरे बच्चे जो थे, वो जो मेरे से जुड़े हुए थे, वो लोग घर आने लगे। तो उनको लगता था कि यहाँ पे दिखा रहे हैं पर उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, दवाइयाँ नहीं मिल रही है। तब मैंने सबसे पहले दिल्ली के डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया कि सर आप मेरे शहर आइए, और मेरे यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, तो हम 50-100 बच्चे को आपको दिखाने के लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो पहले तो वो बोले कि ये तो ट्राइबल एरिया है, मैं नहीं आऊँगा, और हम लोग डरते हैं आपके नक्सलवाद से, हम लोग छत्तीसगढ़ में नहीं आएंगे। फिर मैंने उनको बोला सर हम लोग वहाँ नहीं रहते हैं, एक्चुअली वो एकदम अलग एरिया है, बस्तर साइड है। आप आइए सर, आप अपने घर से ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे, और हमारे यहाँ फ्लाइट की सुविधा भी है। रायपुर आपको ऐसा लग रहा है कोई गांव है, पर ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ आएंगे तो आप ब्रेकफास्ट करके अपने घर से निकलेंगे और डिनर आपको आपके घर करा दूंगी, इतना वादा मैं करती हूँ। सुबह आप आइए, कैंप लेके आप दिन भर और चले जाइए। तो जब मैंने कैंप लगाना, फर्स्ट कैंप स्टार्ट किया दूसरी संस्थाओं से मिल करके, तो उन्होंने भी अप्रिशिएट किया मेरे काम को, और डॉक्टरों से नई नई जानकारियाँ, या ये बच्चे ठीक हो सकते हैं, या क्या दवाइयाँ देना चाहिए और क्या टेस्ट कराना चाहिए, ये टेक्निकल चीज़ें जो थी वो किसी को मालूम ही नहीं थी। और बच्चों को अगर डॉक्टर के पास ले जाया जाता था तो उनके पेरेंट्स जो थे वो अनपढ़ बेचारे, छत्तीसगढ़ के गांव के, उनको पता ही नहीं होता था कि डॉक्टर ने हमको क्या बोला, चिट्ठी में क्या लिखा। डॉक्टरों की लैंग्वेज तो वैसे भी किसी को समझ में नहीं आती है, तो वो लोग बस वो चिट्ठी तक की बातें, उनकी डॉक्टर की दवाइयाँ वहीं सीमित हो जाती थी। हालांकि वो लिखते थे बट वो वहीं सीमित हो जाती थी, और उनको कोई जो ऐसे जो मैं काउंसलिंग, जो मैं उनको सलाह देती हूँ, वो देने वाला कोई नहीं था। तो फिर धीरे धीरे कैंप्स लगते रहे, बच्चों को मेरे ऊपर ट्रस्ट बनता गया, परिवारों को लगा कि एक यही है मैडम जो एक हमारे बच्चे की माँ बन करके हमारे साथ जुड़ी हुई है, और हमारे लिए अब उन्होंने इतना प्यार और इतना मुझे विश्वास दिया है परिवारों ने, मैं आपको बता नहीं सकती। जो इन छत्तीसगढ़ में आप किसी भी बच्चे से पूछेंगे, किसी भी परिवार से पूछेंगे ना कि काजल जी को जानते हो, तो वो आपको बराबर डिटेल मेरी देंगे। तो इस तरह मैं कब इन बच्चों की माँ बन गई, इतने सारे बच्चों की, और वाकई मुझे अपने बच्चों से बहुत प्यार है। थैलेसीमिया और सिकलिंग के लिए जो मेरे दिल में जगह है, मैं आपको नहीं बता सकती। मैं अपने बच्चों को भी उतना समय देती हूँ, उससे ज़्यादा समय मैं इस बीमारी को देती हूँ। तो हमेशा मैंने दिल से इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, और ऐसे करते करते मैं यहाँ तक पहुँच गई। कोरोना टाइम में बहुत सारे बच्चों को ब्लड नहीं मिल रहा था, दिक्कत आ रही थी, ब्लड चढ़ाने के लिए कोई सेंटर नहीं मिल रहा था, तब मुझे ये सेंटर डालना पड़ा। करीब 4 साल हो चुके हैं मुझे इस सेंटर को, लेकिन काम तो मैं 15 सालों से कर रही हूँ जी, जैसे मेरा बच्चा बड़ा हुआ जी। आपका कोई ऐसा स्पेसिफिक कोई केस रहा है जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब रहा हो? हाँ, मेरे दिल के करीब देखिए,
ये जो ट्रांसप्लांट है, अब यहाँ से बच्चे जा रहे हैं ट्रांसप्लांट कराने, कोई किस हॉस्पिटल जाता है, कोई किस हॉस्पिटल, जो अच्छा काम करते हैं हॉस्पिटल, और जहाँ तक मेरी पहुँच पकड़ होती है, लोग सोचते हैं कि ये इसी हॉस्पिटल में क्यों, जहाँ पर एकदम जो वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर्स हैं इंडिया में, और जिनसे उम्मीद होती है कि मैं उनको बच्चों को भेजूंगी और वो वापस बच्चे ठीक होकर आएंगे, और जिन डॉक्टरों के हाथ में मतलब उनको सहायता करने का मन होता है, जिनके वहाँ पर पॉजिटिविटी होती है, वहाँ मैं उन बच्चों को भेजती हूँ ट्रांसप्लांट के लिए। तो एक बच्चा ऐसा था, सोम यादव करके एक ऐसा बच्चा था जिसने मतलब मेरा खाना पीना, मेरा उठना बैठना, मतलब सब मेरा जो था ना, वो एकदम ऐसा लग रहा था कि मेरे बच्चे को कुछ हो गया है। सोम यादव बच्चा था, उसका ट्रांसप्लांट होने के बाद वो करीब 3 महीने एकदम वेंटिलेटर पे था बच्चा, और ऐसी उम्मीद थी कि पता नहीं वो इस दुनिया में रहेगा कि नहीं रहेगा, और उसके लिए फ़ंड की भी बहुत ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था कि उसका बचना मुश्किल था। तब मैंने इधर उधर संस्थाओं से, लोगों से, मतलब पूरे इंडिया में उसका हल्ला हो गया था, हर जन के मुंह में यही था कि सोम यादव के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। मैंने ही नहीं, दुनिया के हर इंसान ने उसके लिए प्रार्थना की, जितने ऑफिसर थे, जितने डॉक्टर थे, कि सोम यादव बच्चा जो है वो ठीक हो जाए। और इवन स्टार से मैंने जैकी श्रॉफ जी से इस बच्चे के लिए स्पेशल रिक्वेस्ट की, उन्होंने इस बच्चे के फंड रेज के लिए वीडियो बनाया था। ये मेरे लिए अविस्मरणीय रहेगी ये घटना जो थी, और वो बच्चा ठीक हो गया। अब वो अभी परसों ही मेरे पास उसका वीडियो आया, वो दौड़ता खेलता हुआ अपने परिवार में कब वापस आ गया है। ये बहुत बड़ी मेरे लिए ज़िंदगी में मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाली, और इसके लिए मैं बहुत रोई थी, इस बच्चे के लिए बहुत रोई मैं। जैसे इस ट्रीटमेंट में मैम फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है, जैसे आपने अपने टाइम पे एक्सपीरियंस किया, गवर्नमेंट से हमें सपोर्ट मिलता है, या आप अपने एनजीओ के थ्रू कैसे सपोर्ट करती है जी लोगों जी को? जी गवर्नमेंट से काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता है। जब इस पड़ाव में हम लोग आए कि बच्चों को ट्रांसप्लांट करने की इमीडिएटली ज़रूरत है, भेजना है, तब मैंने देखा कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो है वो बाकी बीमारियों के लिए फ़ंड दे रही है। तब मैंने इनको लेटर डाले और रिक्वेस्ट किया, तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने हमेशा सहयोग किया है, बहुत अच्छी गवर्नमेंट है, हमें कभी भी हमें किसी चीज़ के लिए हमें तकलीफ़ नहीं गई है, काफ़ी सारा फ़ंड यहाँ से हो जाता है। बाकी 3-4 लाख रहने खाने का रहता है, तो वो हर पेशेंट को अपने से करना पड़ता है, तो वो अरेंज कर लेते हैं। और जो बहुत गरीब पेशेंट होता है कि एकदम भी उसके पास 1 रुपए भी नहीं है, खाने के लिए नहीं है, तो फिर जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं, मेरा समाज है, मैं उनको दिल से धन्यवाद करूँगी, क्योंकि जब मैंने किसी पेशेंट के लिए बस एक खाली ऐसे आवाज़ उठाई है और 10 लोगों ने मिल कर के कब उस बच्चे को ज़िंदगी बचा ली, तो जीवन देने वाले लोग हैं छत्तीसगढ़ के, मैं बार बार उनको धन्यवाद करूँगी कि मदद करते हैं, मेरी बहुत मदद की, मेरी क्या इन बच्चों की, और शायद ऊपर वाले ने उनको इतना कैपेबल बनाया है कि वो देने के लिए तुरंत तैयार होते हैं। ईश्वर उन्हीं को ये चीज़ देता है जो कर सकता है। बहुत अच्छा दिल यहाँ के लोगों का है, और काफ़ी लोग डोनेट करते हैं। जी, आपको ऐसा लगता है कि आप अपने एनजीओ के थ्रू जो आपने एक मिशन लिया है, जो आप समाज के लिए कर रही हैं, वो लोग समझ पाते हैं? बिल्कुल, आजकल के लोग पढ़े लिखे हैं, अवेयर हैं, और एक देखिए एक इंसान पे भी डिपेंड करता है। एनजीओज़ के लिए आजकल तो बहुत सारी बातें ऐसे होती हैं जी, कि भाई एनजीओ नेगेटिविटी आती है, अरे बस ऐसा ही है, फेक है। तो मेरे एनजीओ के लिए सबके मन में पॉजिटिविटी है, एक अलग सा ओहदा है मेरे लिए, लोगों के दिलों में मेरे लिए एक अलग जगह बनी हुई है। पता नहीं मैं इस मुकाम तक कब मतलब कैसे पहुंची, मुझे खुद पता नहीं, लेकिन लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया है, और वो दिल से मेरे और मेरे बच्चों के दर्द को समझते हैं। तो कभी मेरे लिए तो ऐसा शब्द आया नहीं है, और बाकी लोगों के सामने पूरी जो वो पिक्चर है वो क्लियर है। मैं सोशल मीडिया में उठते बैठते जो भी चीज़ होती है मैं बता देती हूँ, दिखा देती हूँ, सच्चाई सबके सामने है। तो मेरा एक ये एनजीओ मैं नहीं कह सकती, ये मेरा जो है ना वो मेरे दर्द से जो बना हुआ ये प्यार का जो ये मंदिर है ना, और जो इस मंदिर में जो आता है दुखी आता है, मैं तो देखी हूँ बहुत परिवारों को रोते रोते आते हैं,
और हंसते हंसते जाते हैं। जी। ऐसा मैंने देखा है। टेस्ट कराने आते हैं, टेस्ट फुल मैच हो गया, बच्चा ट्रांसप्लांट करा के ठीक हो गया, बाद में जब पेरेंट्स दिल्ली से या बेंगलोर से लौटते हैं, जब पहली बार बच्चा मिलने आता है, मैं कभी वीडियो शेयर करूंगी, होता भी है, शेयर करती भी हूँ, वो बाकायदा मेरे पैरों पे गिर के रोते हैं। रोते हैं कि दीदी जिंदगी भगवान ने लिखी है, लेकिन हमारी जिंदगी देने वाले आप हो। जी। भगवान का रूप मुझे उन्होंने, और डॉक्टर साहब को, मैं डॉक्टर साहब को भगवान मानती हूँ, और जो पेशेंट हैं वो मुझे भगवान मानते हैं। आके रोते हैं, लिटरली उनकी आंखों में आंसू कि दीदी मोर बच्चा ठीक होगा। सब गांव के भोले भाले लोग आते हैं, बड़े लोग भी हैं, काफ़ी जुड़े हुए हैं, सलाह तो हम सबको देते हैं। जी। अब देखिए, अब 100 बच्चे होते हैं, 100 बच्चे जाते हैं, उसमें 4-5 बच्चों को कभी ट्रांसप्लांट सक्सेस नहीं भी जाता है। तो उसमें उनकी बॉडी कितना सर्वाइव कर रही है, किस बच्चे की बॉडी कितना सर्वाइव करेंगे। देखिए, आप एक क्रोसिन लेते हैं, कोई क्रोसिन लेता है तो उसको फ़ायदा नहीं होता है, किसी को कालपोल सूट करती है बुखार के लिए भी, अपनी अपनी बॉडी है, अपने अपने टिश्यूज हैं, उनको क्या सूट करता है हम नहीं कह सकते। तो देखिए, 100 में से 5 ट्रांसप्लांट फेल भी होते हैं, कई बार नहीं भी सक्सेस होता है, कई बार बच्चों का लॉस भी होता है। तो हम पेरेंट्स को बता देते हैं कि भाई आप देख लीजिए, और अब जैसा हो आपको, उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, प्लस माइनस के लिए। और हम तो कुछ नहीं चाहते हैं किसी से, हम दिल से चाहते हैं कि सबका बच्चे जो है वो सब ठीक हो जाए। और निरंतर हम दिन रात मैं काम करती हूँ, दिन रात। कोई 11 बजे भी फ़ोन करता है ना, अगर थैलेसीमिया पेशेंट होगा या सिकल सेल पेशेंट होगा, तो मैं उसका फ़ोन ना उठाऊं या उसको मैसेज में जवाब ना दूं, तो ऐसा नहीं कर सकती मैं। उनको मैं बात करती हूँ जी। क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत दुखी हैं, जैसे हम दुखाए हुए हैं वैसे वो भी दुखाए रहते हैं बेचारे। तो उनके समस्याओं को सॉर्ट आउट करना मुझे, मेरा फ़र्ज लगता है। जी। आपकी एनजीओ से अगर कोई जुड़ना चाहे तो उसका क्या प्रोसेस है? जुड़ना चाहे तो बहुत सरल है, आकर के हमसे बात कर सकते हैं और हमारे मेंबर बन सकते हैं। किसी न किसी में मदद करिए, कैंप में आइए और इन बच्चों की बातों को समझिए। बीच में फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है, देखिए हमको तो गवर्नमेंट को ही से कोई कुछ मिलता नहीं है, और ये बच्चे भी हमसे जुड़े हुए हैं, तो ये लगभग गरीब परिवार के बच्चे हैं, तो ये क्या ही दे पाएंगे। तो हमें दुआएं देते हैं, वही काफ़ी है, और मैं अपने खर्चे से ही सब काम करती हूँ। बाकी अगर बड़े कैंप्स वगैरह लगते हैं तो कई बार हम डॉक्टरों से हेल्प लेते हैं कि सर हमारी इसमें थोड़ी मदद कीजिए। तो वो लोग, डॉक्टर्स अपने खर्चे पे बेचारे आते हैं और हमको थोड़ा सपोर्ट करते हैं। और कुछ भी हमें तो मैं अपने बेटे की कमाई, जो मैंने प्रण लिया था कि जब मेरा बेटा अपना कुछ करेगा, तब मेरे बेटे ने अपना काम चालू किया, तो उसकी कमाई से ही मैं यहाँ पर अपना कम से कम और कुछ लोग कुछ डोनेट कर देते हैं। तो कुछ इक्विपमेंट डोनेट हो जाते हैं, कुछ बच्चों को भी आते हैं कपड़े डोनेट कर देता है कोई, तो कोई दिक्कत नहीं, आओ करके चले जाओ। और कुछ लोग डोनेट करते हैं, तो बस इसी तरह मिला जुला। और कहते हैं ना कि ऊपर वाले ने शायद किसी को किसी काम के लिए रखा होता है, तो ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा ठीक नहीं हुआ, उसके पीछे भी कोई राज है। शायद ऊपर वाले को मैं जो उसके क्राइटेरिया में फिट हो रही थी, मुझे लगता है कि मुझे ऐसा कैरेक्टर प्ले करने को रोल दे दिया है कि ये इसी कैरेक्टर में फिट बैठेगी, तो इसलिए मेरा बच्चा ठीक नहीं हुआ। मेरा बच्चा ठीक हो जाता तो शायद मैं भूल जाती इस दर्द को और मैं कुछ नहीं कर पाती। मेरा बच्चा आज ठीक नहीं हुआ तो मुझे शायद भगवान ने ड्यूटी देकर रखा है, तो वो ड्यूटी समझ के मैं इस काम को कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ बहुत दिल से कि मैं इन बच्चों की ज़िंदगी में जितना हो सके इनको प्यार भी दूं, और उसके अलावा इनके निदान भी, इनके लिए समस्याओं को हल भी करूं। और अब जितनी शरीर रहा मेरा, जितनी ज़िंदगी रही, तो मेरा रोम रोम इन बच्चों के लिए समर्पित है। जी। मैम, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने दी, और मैं यही प्रे करूँगी कि आप आगे और ग्रोथ में जाए और प्रोग्रेस करें, और ऐसे लोगों का, ऐसे आप जैसे लोगों की सोसाइटी में ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आज की डेट में वही एनजीओज को लेके जो नेगेटिविटी रहती है वो कहीं ना कहीं आप जैसे लोगों की वजह से हटती है। और दूसरा, जिस फील्ड में आप हैं स्पेसिफिकली एनजीओ में, इस फील्ड के बारे में मुझे तो और नॉलेज नहीं था, मतलब मैं इस चीज़ के बारे में नहीं जानती थी, तो मुझे ये जानकर खुशी हुई कि आप जैसे लोग हैं जो इतना अच्छा कर रहे हैं। तो मैं आगे आपके कैंप्स वगैरह जब भी होंगे, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी कि मैं अपनी टीम के साथ एक बार आपको आपके कैंप में लाइव कवर करूं। और
मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने थ्रू जितने लोगों को आप तक पहुंचा पाऊँ। सको आप जरूर मैं समाज को और लोगों को कुछ मैसेज भी देना चाहूँगी। एक तो मेरी तरफ से हमेशा एक मैसेज रहता है कि प्लीज़ ब्लड डोनेशन कीजिए। अगर किसी थैलेसीमिया और सिकल सेल बच्चों के लिए आता है तो उसको फेक मत समझिए। ब्लड डोनेशन से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो अगर आपके फैक्ट्री है, अगर आपके कोई ऑफिसेज़ हैं, कोई बैंक्स हैं या कॉलेजेस हैं, तो आप हमें प्लीज़ 50 ब्लड डोनेशन भी हो जाते हैं तो आप हमें ब्लड डोनेशन कैंप दीजिए, ताकि मैं इन बच्चों की हर महीने भरपाई कर पाऊँ। मैं कहाँ से लाऊं ब्लड? जी। और ये गरीब है बेचारे, गांव के बच्चे हैं, ये लोग जाते हैं तो इनको कोई समझता नहीं है इनकी बात को, इनको ब्लड डोनेशन के लिए कोई मानता नहीं है। गांव में तो ऐसी स्थिति है कि बोलते हैं हम कमज़ोर हैं, हम नहीं दे पाएंगे। जब आते हैं यहाँ ब्लड टेस्ट कराने तो 15 हीमोग्लोबिन निकल आता है उनका। वो अपने आप को दुबला पतला है तो करके हम कमज़ोर हैं करके ब्लड नहीं देते। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि हर लड़के लड़की का शादी से पहले HPLC टेस्ट जरूर कराइए। HPLC या इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट जिसको बोलते हैं, एक छोटा सा 500 रुपये का टेस्ट है जो आप कराने से ज़िंदगी भर इस बला से बच जाओगे। इस बला को अगर टालना है, जो थैलेसीमिया और सिकल सेल नामक बला है, इसको टालना है। मैं नहीं चाहती कि और बच्चे पैदा हों। शादी से पहले हर लड़के को HPLC टेस्ट कराना चाहिए। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में सिकल सेल बहुत है, SS बच्चे बहुत हैं। AS शादी करते हैं तो SS बच्चा पैदा होता है। थैलेसीमिया ट्रेट की शादी होती है तो मेजर थैलेसीमिया बच्चा पैदा चलता है, पैदा होता है जिसे जिंदगी भर खून चढ़ाना पड़ता है, जो अभी आपने देखा जी। और थैलेसीमिया माइनर जो होता है, स्ट्रेट होता है, उसका आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। देखिए मैं 24 घंटे काम करने वाली जिंदा दिल लड़की लेडी हूँ, लेकिन क्या मुझे देख के आपको पता चल रहा है कि थैलेसीमिया माइनर है? अमिताभ बच्चन, जैकी श्रॉफ, रोनाल्डो, अमीषा पटेल, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो थैलेसीमिया माइनर है, लेकिन उनकी शादी मेजर माइनर से नहीं हुई। जो दया भादुड़ी थी वो माइनर नहीं है, वो नॉर्मल है, तो इसलिए उनको स्वस्थ बच्चे पैदा हुए। जी। 2 मैसेज ये हैं। और तीसरा मैसेज मैं एक ये ज़रूरी मैसेज देना चाहूँगी, जिसकी शादी अगर दोनों माइनर हो भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर माइनर हो गई है तो आप प्रेगनेंसी से पहले एक बार आप काउंसलिंग लें, डॉक्टर से पूछें। और प्रेगनेंसी में अगर इस टाइप का बच्चा होता है तो हम CVS टेस्ट कराते हैं। जैसे 2 माइनर शादी कर लेते हैं तो उनको CVS टेस्ट करवाना अनिवार्य है, जिससे पता चलेगा कि जो प्रेगनेंसी है वो उसमें बच्चा नॉर्मल है या माइनर है या मेजर थैलेसीमिया है। अगर मेजर थैलेसीमिया होता है तो उस केस में उसको अबॉर्ट कराना पड़ता है। और एक जानकारी और दूंगी, मेरे पास मीडिएटर्स के फ़ोन आते हैं जो लड़के और लड़की का मिलान कराते हैं, शादी होती है तो तब क्या होता है, एक लड़का और एक लड़की का जब मैचिंग चल रही है, मैच मेकर्स होते हैं, वो कॉल करते हैं कि मैडम और एक जो सामने वाला जो लड़का है वो माइनर है लेकिन लड़की स्वस्थ है, तो वो परिवार जो है आपस में उनकी सेटिंग नहीं बैठ रही, वो कह रहे हैं कि इसको थैलेसीमिया है तो हम नहीं करेंगे। कई बार ऐसा होता है, लड़की माइनर होती है, तो अगर लड़की माइनर है या लड़का कोई भी, एक जन माइनर है और एक जन नॉर्मल है, तो वो आराम से शादी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैलेसीमिया माइनर कोई बीमारी नहीं, उसमें ब्लड नहीं चढ़ता है, आप बिंदास शादी कीजिए। मेरे पास दिन में 2 बार ये फ़ोन आता है कि मैडम आप बात कर लीजिए, आप थोड़ी उनको कन्विंस कर दीजिए। तो मैं ये कहना चाहूँगी, एक माइनर एक नॉर्मल आराम से शादी कर सकता है और उसके स्वस्थ बच्चे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जी, मतलब कुंडली मिले ना मिले, रिपोर्ट यस, कुंडली हमारा यही वो रहता है, एक स्लोगन रहता है हमारा कि कुंडली मिलाएं या ना मिलाएं, लेकिन ब्लड स्टेटस जरूर मिलाएं। ब्लड स्टेटस मिला के ही शादी करें। 2 माइनर लोग शादी ना करें और एक माइनर एक नॉर्मल शादी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी। हम अपने एपिसोड में अपनी रील्स में, एपिसोड्स में हम आपके लिंक को शेयर करेंगे, आपके डिटेल शेयर करेंगे। और मैं ऑडियंस से यही बोलूंगी कि जो भी है, आपको कोई भी डोनेशन देनी है, आप इनसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। आपको जो भी हेल्प करनी है आप इनकी कर सकते हैं, या आपके नॉलेज में ऐसा कोई हो जो ऐसी किसी डिजीज को फेस कर रहा हो और वो सामने नहीं आना चाहता, ऐसी कई फैमिलीज होती हैं जो ओपन अप नहीं होना चाहती है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैम बहुत अच्छी हैं और ये इमीडिएट रिस्पॉन्स करती हैं, तो आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा जरूर। एंड थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना कीमती समय निकाल कर हम लोगों को आज दिया है। थैंक यू सो मच मैम। अच्छा,
निःशुल्क ब्लड लगता है और ब्लड जो है वो कुछ बैंक्स हैं वो हमारे साथ काम कर रहे हैं और वो नॉन प्रॉफिटेबल है, वो इन लोगों के लिए ब्लड अरेंज करते हैं। हम समय समय पर ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाते हैं जिससे काफी प्रतिष्ठित यहाँ पर समाज के लोग हैं जो कभी फैक्ट्री में, कभी अपने शॉप्स में और कभी कॉलेजेस में ऐसे हमें ब्लड डोनेशन मिलता है तो हम इन बच्चों की भरपाई कर रहे हैं। करीब 70 मेरे पास पेशेंट हैं जो रेगुलर बेस पे ब्लड लगाने आ रहे हैं। इन पेशेंटों को हर 15 दिन में ब्लड लगाने के लिए यहाँ आना है। तो जो रजिस्टर्ड लोग हैं वो आते हैं और इसके अलावा छत्तीसगढ़, पूरे छत्तीसगढ़ के बच्चे मेरे पास सलाह लेने के लिए आते हैं। क्योंकि मैं खुद एक थैलेसीमिया बच्चे की माँ, तो मैं उन बच्चों को भी एक बच्चे के रूप में, खुद के बच्चे के रूप में ट्रीट करती हूँ। पर आज तक जो किया है वो ऊपर वाले की दया से बहुत ही अच्छा हुआ है और 100 से ज्यादा बच्चे मेरी तरफ से ठीक हुए हैं काश फाउंडेशन से। और इसके अलावा वो छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं, इसके अलावा जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कहीं कहीं ऑल ओवर इंडिया के पेशेंट जो है फोन से काउंसलिंग लेते हैं, निःशुल्क काउंसलिंग देती हूँ और उनको भी काफी फायदा हुआ है। हजारों बच्चों के बोन मैरो ट्रांसप्लांट आज, जो परमानेंट क्योर जिसको बोलते हैं, वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट। तो ऐसे हजारों बच्चे जो है वो 4-4, 5-5 सालों से मुक्त हो चुके हैं ब्लड चढ़ाने से, उनको ब्लड नहीं चाहिए।